23 जून 1985 रात के करीब 1 बजे कनाडा के मॉन्ट्रियल मिराबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी गहमा गहमी मची हुई थी। पैसेंजर्स के लगेज को तेजी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में शिफ्ट किया जा रहा था, जो पहले से ही 1 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही थी। टोरंटो से शुरू हुई इस एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क को यहां मॉन्ट्रियल से भी कुछ और पैसेंजर्स को लेकर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से होते हुए मुंबई और दिल्ली जाना था। फ्लाइट की कमान कैप्टन हंस सिंह नरेंद्र के हाथों में थी, वही सतविंदर सिंह भिंडर को पायलट की भूमिका में थे। फ्लाइट अटेंडेंट की जरूरी हिदायतों के बाद फ्लाइट 182 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स को लेकर अपने अगले डेस्टिनेशन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर जाती है। पैसेंजर्स में मोस्टली कैनेडियन सिटीजन्स थे, जो काफी सालों बाद अपने दोस्तों और परिवारजनों से मिलने भारत जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था और फ्लाइट को मॉन्ट्रियल से उड़ान भरे करीब 5 घंटे हो चुके थे। सुबह हो चुकी थी और फ्लाइट अब अटलांटिक ओशन के ऊपर आयरलैंड के एयर स्पेस में फ्लाई कर रही थी, जहां उनका आयरलैंड के शैनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट बना हुआ था। अभी तक कुछ पैसेंजर्स अपनी नींद पूरी कर जाग चुके थे, जबकि कुछ अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। फ्लाइट में मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। हर कोई इस बात से अनजान था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी सुबह के करीब 7 बजे शैनन एटीसी के रेडार से फ्लाइट 182 अचानक गायब हो जाती है। इस खबर से एटीसी अथॉरिटीज के बीच हड़कंप मच जाता है और वो फ्लाइट 182 से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब अगले कुछ मिनटों में भी फ्लाइट 182 से कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, तो किसी अनहोनी की आशंका जताई जाने लगती है। जब एटीसी बुरे अंदेशों के बीच घिरा हुआ था, लगभग उसी समय उनकी पहुंच से बहुत दूर एयर इंडिया फ्लाइट 182 में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे 31,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो कई हिस्सों में टूटकर सीधा समुद्र में जा गिरता है। एक ही झटके में 300 से ज्यादा लोग बीच हवा में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अटलांटिक ओशन की अथाह गहराइयों में समा जाते हैं, जहां उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। Kanishka bombing attack on Air India flight 182 from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists that claimed the lives of 329 people. It is one of the deadliest aviation incidents involving terrorism. According to reports, Sikh militants were held responsible for the bombing, which was believed to be an act of retaliation for Operation Blue Star. What exactly happened? How did Canadian intelligence not know about this attack? How were bombs carried onto the plane, and how did the terrorists escape justice? इस भयानक हादसे की कहानी पंजाब के एक शख्स तलविंदर सिंह परमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1970 में अपनी पत्नी के साथ पंजाब से कनाडा शिफ्ट हो गया था। उस समय पंजाब का यूथ बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में कनाडा जा रहा था, जिससे वहां सिख कम्युनिटी की संख्या अच्छी खासी हो गई थी। कनाडा में 6 साल गुजारने के बाद 1976 में तलविंदर कनाडा से परमानेंट सिटीजनशिप पाने में कामयाब हो गया। तब तक वहां उसने सिख कम्युनिटी के बीच अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और ऐसे सिख सेपरेटिस्ट के कांटेक्ट में भी आ गया था, जो कनाडा में रहकर भारत में सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इसी मांग को तेज करने के लिए उसने 1978 में सुखदेव सिंह बब्बर के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम से एक सिख सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली। इसी बीच पंजाब में 13 अप्रैल 1978 को संत निरंकारी मिशन ने खालसा का बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करवाई, लेकिन सेपरेटिस्ट जर्नैल सिंह भिंडरावाले और फौजा सिंह को ये कन्वेंशन सिखों को अपमानित करने वाला लगा। इसके चलते दोनों के समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली, जिसमें फौजा सिंह समेत 13 सिख और 3 निरंकारी मारे गए। तलविंदर सिखों की मौत से बौखला गया और निरंकारी से बदला लेने भारत चला आया। पंजाब पहुंचते ही वो निरंकारी को मारने की प्लानिंग करने लगा। इसी क्रम में 1981 में उसकी झड़प पंजाब पुलिस से हो गई, जिसमें उसने 2 पुलिस अधिकारियों को मार डाला। इसके चलते वो पंजाब पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया, इसलिए पकड़े जाने के डर से वो वापस कनाडा भाग निकला। खालिस्तानी एक्टिविटीज की वजह से वो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में आ चुका था। वही इसी इंसिडेंट के बाद इंडिया उसे कनाडा से एक्सट्रेडिशन की मांग करने लगा, लेकिन कनाडा इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस केस में कनाडा ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब 2 साल बाद 1983 में वो जर्मनी गया तो वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दिया।
उस समय तक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांग को लेकर जर्नैल सिंह भिंडरावाले पंजाब में काफी पॉपुलर हो रहा था। दरअसल आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन शिरोमणि अकाली दल के दिमाग की उपज थी, जो दायरे में रहकर इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था और पंजाब और सिखों की मांगों की बात कर रहा था। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले का रुख सख्त था, जो अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस का सहारा भी लेने लगा था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी मांगों को ठुकरा दिया तो उसने 1983 तक गोल्डन टेम्पल के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेकर वहां हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर लिया, जिसके बाद पंजाब में हिंसा होना आम बात हो गई थी। इसलिए गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से फ्री कराने के लिए इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर जून 1984 में आर्मी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए इसे खाली करवा लिया गया। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले सहित सैकड़ों लोग मारे गए और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की अकाल तख्त जैसी रिलीजियस बिल्डिंग्स भी डैमेज हो गई। गोल्डन टेम्पल में सेना की इस कार्रवाई से सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी से काफी नाराज हो गई थी। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्राइम मिनिस्टर की हत्या से पूरे देश में बवाल मच गया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में एंटी सिख राइट्स भड़क उठे, जिसमें हजारों निर्दोष सिख मारे गए। भारत में मची इस भारी उथल पुथल की खबर जर्मनी की जेल में बंद तलविंदर परमार तक भी पहुंच रही थी। उसी साल जर्मनी की अदालत ने सबूतों के अभाव में तलविंदर को छोड़ दिया और वो एक बार फिर से कनाडा चला गया। कनाडा पहुंचते ही वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा में फिर से एक्टिव हो गया। 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद से ही कनाडा के सेपरेटिस्ट भारत से बदला लेने के फिराक में थे। तलविंदर इसी मौके का फायदा उठाकर सभी सेपरेटिस्ट को एक साथ लाना चाहता था। वो सबसे पहले इंद्रजीत सिंह रियाद से मिला, जो बतौर कार मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन किसी कंपनी में काम करता था। उसके ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखते हुए तलविंदर ने उसे बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वो उस बॉम्ब का कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेगा, इसके बारे में उसने रियाद को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद उसने हरदयाल सिंह जोहाल से मीटिंग की, जो एक स्कूल में जैनिटर का काम करता था। फिर वो रिपुदमन सिंह मलिक से मिला, जो कनाडा की सिख कम्युनिटी में काफी रसूख रखता था और खालिस्तानी मूवमेंट का बड़ा नेता था। अंत में उसने अजैब सिंह बागरी से मुलाकात की, जो 1984 के सिख दंगों के बाद अक्सर अपने भाषणों में 50,000 हिंदुओं की हत्या कर बदला लेने की बात करता रहता था। जिन्ना चेर तक 50,000 हिंदू असी कत्ल नहीं कर देंगे, साह नहीं लवांगे। तलविंदर इन सब से मिलकर इनको भारत के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन के लिए उनके काम सौंप रहा था, जिसमें अजय बागरी का काम फंड रेज करना था। इन सब में कई महीने बीत गए, जिस बीच सफिशिएंट फंड भी रेज हो गया और तलविंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत से बदला लेने का प्लान भी तैयार कर लिया। प्लान एयर इंडिया की फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने का था। इसके लिए जहां बॉम्ब बनाने की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं उस बॉम्ब को प्लेन में कौन रखेगा, इस पर भी सोच विचार जारी था। इस काम में पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए इसे किसी प्रोफेशनल से करवाने का सोचा गया। इस काम के लिए उस समय के कुख्यात क्रिमिनल जेरी बुड्रॉल को चुना गया, जिसे एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बॉम्ब प्लांट करने के बदले में $2 लाख का ऑफर दिया गया। लेकिन जेरी बुड्रॉल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे एक साथ इतने लोगों की हत्या बहुत भयानक और क्रूर लगी, इसलिए उसने इसकी जानकारी कैनेडियन पुलिस को दे दी। लेकिन कैनेडियन पुलिस ने उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के चलते उसकी इन्फॉर्मेशन को झूठा मानकर इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कुछ महीने बाद हरमैल सिंह ग्रेवाल नाम के एक शख्स ने भी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP के सामने बब्बर खालसा द्वारा की जा रही इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग को बेनकाब करने की कोशिश की। लेकिन उसकी बातों को भी कैनेडियन अथॉरिटी ने बेसलेस मानकर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ कनाडा में इस तरह इंडिया के खिलाफ टेरर अटैक प्लान हो रहा था, तो दूसरी तरफ जून 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अमेरिकन दौरे पर जाने वाले थे। उस महीने ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी थी, इसलिए कैनेडियन सिख की ओर से पॉसिबल खतरों को देखते हुए अमेरिका राजीव गांधी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कनाडा से कोऑपरेट करके उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाया। अमेरिका के दबाव में कनाडा में एक्टिव कई सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर खास नजर रखी जाने लगी, जिसमें बब्बर खालसा के ऊपर कैनेडियन अथॉरिटीज की सबसे पैनी नजरें थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार भारत से बदला लेने की बात कर चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS मार्च 1985 से बब्बर खालसा के हेड तलविंदर परमार को सर्विलेंस पर रखकर उसके फोन कॉल्स को टैप करने लगी।
अप्रैल महीने तक बॉम्ब बनाने के काम में जुटे इंद्रजीत सिंह रियात को कई बार तलविंदर से डायनामाइट को लेकर बात करते सुना गया। वो इसे पाने की जल्दी में था और इसके लिए ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार था। मई महीने में उसने एक 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया और एक डिजिटल ऑटोमोबाइल क्लॉक खरीदकर इसे एक 24 घंटे की अलार्म वाली बजर में तब्दील कर दिया। इस दौरान CSIS ने एक महीने में रियात और परमार को 9 बार बात करते हुए टैप किया, जिसमें वो बॉम्ब बनाने के सिलसिले में बात कर रहे थे। CSIS ने उन्हें न केवल बॉम्ब बनाने की बात करते सुना, बल्कि बाद में उन्हें बॉम्ब की टेस्टिंग्स करते हुए भी देखा। जून के शुरुआती दिनों में जब तलविंदर और इंद्रजीत रियात एक्सप्लोजिव को टेस्ट करने जंगल गए, तो CSIS के एजेंट्स उनका पीछा करते हुए जंगल में उनसे कुछ डिस्टेंस पे छिपकर सारा नजारा देखने लगे। कुछ ही देर बाद वहां एक जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन एजेंट्स ने उसकी जान पूछकर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। इस घटना के बाद CSIS के पास उन्हें अरेस्ट करने का सफिशिएंट प्रूफ था, लेकिन इसकी जानकारी CSIS ने ना तो कैनेडियन पुलिस को दी और ना ही खुद कोई एक्शन लिया, जिससे वो बिना रोक टोक के अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे रहे। इस दौरान जहां कनाडा के गुरुद्वारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे थे, तो वही बब्बर खालसा के मेंबर्स सिख लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल ना करने की चेतावनी दे रहे थे। बॉम्ब बनने के बाद से खालिस्तानी लीडर्स खुलेआम अपने भाषणों में एयर इंडिया की फ्लाइट्स के साथ कुछ मेजर करने की धमकियां दे रहे थे। इतने डेंजरस थ्रेट्स के बावजूद कैनेडियन अथॉरिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। इस दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बॉम्बिंग की प्लानिंग की खबर इंडियन एजेंसी रॉ को भी लगी, जिसने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन CSIS को पास कर उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा। लेकिन फिर भी कैनेडियन अथॉरिटी अपनी नींद से नहीं जागी। ना तो कोई हाई अलर्ट जारी किया गया और ना ही एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया गया। 20 जून को CSIS ने तलविंदर को कोड वर्ड में बात करते हुए रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने हरदयाल सिंह जोहाल को कॉल कर पूछा, क्या कहानी लिख दी गई है? जोहाल ने इसका जवाब ना में दिया। इस पर तलविंदर ने कहा, इसे जल्दी ही लिख दो। इस बातचीत के बाद वैंकूवर एयरपोर्ट से $3005 पे कर एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स में 2 टिकट्स बुक की जाती है। पहला टिकट M सिंह और दूसरा टिकट L सिंह के नाम पर बुक करवाया जाता है। 2 दिन बाद 22 जून को फिर से दोनों ने बातचीत की, जिसमें जोहाल ने तलविंदर से कहा, कहानी लिखती है, देखना हो तो आ जाओ, और इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल यहाँ कहानी लिख देने से दोनों का मतलब फ्लाइट में टिकट बुक कराने से था। इसी दिन हरदयाल सिंह जोहाल गाड़ी में एक्सप्लोसिव से भरे 2 बैग्स लेकर अपने स्कूल पहुंचता है और वहां के बेसमेंट में छिपा देता है। इसके बाद तलविंदर अपनी प्लानिंग के नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करता है, जिससे चंद घंटों के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना था जिसके चलते सैकड़ों मासूम मौत के मुंह में समाने वाले थे। इस खौफनाक हमले को अंजाम देने के लिए 22 जून 1985 को दोपहर 3:30 बजे मनजीत सिंह नाम का एक शख्स टोरंटो जाने के लिए वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर करता है। उसकी टिकट कंफर्म नहीं थी, फिर भी वो एयरपोर्ट एजेंट जेनी एडम्स से बार बार चेक इन करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जब जेनी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वो गुजारिश करने लगा कि कम से कम उसके बैगेज को ही चेक इन करवा दिया जाए। मनजीत को वैंकूवर से टोरंटो तक की फ्लाइट पकड़नी थी, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क में उसका टिकट बुक था, जिससे टोरंटो से मॉन्ट्रियल और फिर लंदन होते हुए न्यू दिल्ली और मुंबई पहुंचना था। मनजीत चाहता था कि उसका बैगेज सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए, ताकि टोरंटो में उसे दोबारा परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन जेनी ने जब ऐसा करने से भी मना कर दिया तो मनजीत गुस्से में आकर जिद पर अड़ गया। उस दिन लाइन काफी बिजी चल रही थी और उसका टिकट भी बिजनेस क्लास का था, इसलिए जेनी ने वैल्यूड कस्टमर समझते हुए उसका टिकट कंफर्म कर उसे उसके बैगेज समेत चेक इन करा दिया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ देर बाद इसी एयरपोर्ट पर सेम कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। इस बार एल सिंह नाम का एक आदमी कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में एक दूसरा सूटकेस चेक इन करता है। एल सिंह ने भी एक कनेक्टिंग टिकट बुक करवाया था, जिससे कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइन की फ्लाइट से टोक्यो पहुंचकर एयर इंडिया की फ्लाइट 301 पकड़नी थी। इस तरह एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया था। अपने अपने समय पर दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट्स दोनों बैगेज को लेकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए टेक ऑफ कर जाती है, लेकिन बड़ी चालाकी से एम सिंह और एल सिंह फ्लाइट में चढ़ते ही नहीं है।
रात के 8:22 पर कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट 30 पैसेंजर्स को लेकर वैंकूवर से टोरंटो पहुंचती है। इसमें सवार कुछ पैसेंजर्स को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पकड़नी थी, इसलिए उनके बैगेज को उस फ्लाइट में शिफ्ट करने के लिए चेक किया जाने लगा। कनाडा में 6 सेपरेटिस्ट द्वारा एयर इंडिया को दी जा रही धमकी को देखते हुए एयर इंडिया ने बैगेज और पैसेंजर्स को एग्जामिन करने के लिए सिक्योरिटी को बढ़वा दिया था, जिसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने वाली सभी चीजों को एक्स-रे मशीन या फिर PDD-4 एक्सप्लोजिव स्नाइपर से चेक करना जरूरी था। इत्तेफाक से उस दिन एक्स-रे मशीन खराब थी, इसलिए PDD-4 एक्सप्लोजिव स्नाइपर से जांच का काम किया जा रहा था। मंजीत का बैगेज भी उसके बिना ही टोरंटो पहुंच चुका था। इस जांच के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के पास मंजीत का बैग आया, जिसकी जांच करने पर उन्हें हल्की सी बीप की आवाज सुनाई दी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे खतरा ना मानते हुए इग्नोर कर दिया। बैगेज की जांच के बाद एयरपोर्ट स्टाफ सभी बैगेज को फ्लाइट 182 में रख देता है। प्लान के मुताबिक मंजीत यहाँ भी फ्लाइट में नहीं बैठा था, जबकि उसका बैग खूंखार वारदात को अंजाम देने के लिए प्लेन में सवार किया जा चुका था। इंजन में खराबी के चलते ये फ्लाइट करीब 1 घंटे 40 मिनट की देरी से 12:15 पर टोरंटो से मॉन्ट्रियल के लिए रवाना हो जाती है। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर कुछ और पैसेंजर्स सवार होते हैं, जिससे इस विमान में कुल 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर समेत 329 लोग हो चुके थे, जिनमें से 268 भारतीय मूल के कैनेडियन सिटीजन्स थे जो कनाडा से इंडिया आ रहे थे। वहीं प्लेन में 24 इंडियन सिटीजन्स और 27 ब्रिटिश सिटीजन्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद फ्लाइट अपने अगले डेस्टिनेशन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर जाती है, जहां इस फ्लाइट में रिफ्यूलिंग भी की जानी थी। उधर वैंकूवर से उड़ी कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। यहां से कई पैसेंजर्स को एयर इंडिया की फ्लाइट 301 को पकड़कर बैंकॉक जाना था, इसलिए बैगेज हैंडलर जल्दी जल्दी उनके सामानों को फ्लाइट में शिफ्ट कर रहे थे। इनमें एल सिंह का भी बैग था, जो एम सिंह की तरह ही फ्लाइट में नहीं चढ़ा था। बैग्स को इधर से उधर करने के दौरान ही अचानक से बैगेज एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 2 बैगेज हैंडलर्स की मौत हो गई। दरअसल बब्बर खालसा के आतंकियों ने बॉम्ब की प्लानिंग फ्लाइट के लिए ही की थी, लेकिन उनसे इस दौरान एक गलती हो गई थी। दरअसल कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम चलती है। यहाँ गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और सर्दियों में इसे 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। आतंकियों ने इसकी प्लानिंग कैनेडियन टाइम के हिसाब से की थी, जबकि जापान डे लाइट सेविंग टाइम को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये बॉम्ब धमाका करीब 1 घंटे पहले नारिता एयरपोर्ट पर ही हो गया था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन किस्मत से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्रियों की जान बच गई। जिस समय टोक्यो में यह विस्फोट हुआ, उससे करीब 1 घंटे बाद एयर इंडिया की फ्लाइट 182 आयरिश कोस्ट से करीब 120 मील की दूरी पर अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरते हुए तेजी से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंदन की ओर बढ़ रही थी। तब सुबह के करीब 7 बज रहे थे। फ्लाइट के आयरिश एयर स्पेस में एंटर करने के बाद से ही आयरलैंड का ATC फ्लाइट के साथ कांटेक्ट में बना हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्होंने देखा कि फ्लाइट 182 अचानक उनके रेडार से गायब हो गई है। कई मिनटों तक जब उनका फ्लाइट 182 से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए फ्लाइट 182 के आसपास फ्लाई कर रहे प्लेन से कांटेक्ट किया गया, लेकिन उनके पास भी फ्लाइट 182 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। प्लेन आखिर उन्हें तब दिखाई देता जब वो आसमान में होता, जबकि उस वक्त तक प्लेन में रखा बॉम्ब विस्फोट हो चुका था, जिसने करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर बीच आसमान में प्लेन के चीथड़े कर दिए थे, जिस वजह से उसमें सवार 86 बच्चों समेत सभी 329 लोगों की जान चली गई। इन सभी बातों से अनजान अथॉरिटीज ने 7:30 पर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए फ्लाइट 182 को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। प्लेन के रेडार से गायब होने वाली लोकेशन के पास से गुजर रहे कार्गो शिप से कांटेक्ट कर इस प्लेन के बारे में जानकारी मांगी जाने लगी। इंसिडेंट के करीब 2 घंटे बाद लगभग सुबह 9 बजे एक मर्चेंट शिप लॉरेंटियन फॉरेस्ट घटना स्थल के पास से गुजर रहा था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर शिप के क्रू को किसी फ्लाइट का मलबा और पानी में तैरती हुई डेड बॉडीज दिखाई देती है। तुरंत रेस्क्यू टीम को इसकी खबर दी जाती है। ये फ्लाइट 182 का ही मलबा था, जिसके डिस्कवर होने के कुछ ही देर बाद छोटी बोट्स को समुद्र में उतार दिया गया और डेड बॉडीज को पानी से निकाला जाने लगा। रेस्क्यू को तेज करने के लिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का प्लेन और फिर आयरिश नेवल शिप ले एसलिंग भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया।
साथ ही 19 वेसल्स और कुछ स्मॉल फिशिंग बोट्स को भी आसपास के एरिया में लगा दिया गया। उस समय समुद्र में तेज तरंगे हिलकोरे ले रही थी, जिससे रेस्क्यूअर्स का काम काफी मुश्किल हो गया था। फिर भी वो हिम्मत करके अपने काम को जारी रखे हुए थे। लेकिन कई घंटे की इस कड़ी मशक्कत के बाद भी केवल 132 लाशों को निकाला जा सका, जबकि बाकी की 197 डेड बॉडीज को समंदर की लहरें बहाकर दूर ले गई, जिन्हें कभी नहीं खोजा जा सका। बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि कुछ लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। 8 लोगों को फ्लेल पैटर्न की चोटें आई थी, जो इंडिकेट करती थी कि जब बम के फटने पर फ्लाइट के टुकड़े हुए तो वो लोग आसमान में ही प्लेन से बाहर निकल पड़े थे, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं 26 लोगों की जान पानी में डूबकर और 25 लोगों की जिंदगी डायरेक्ट एक्सप्लोजिव की चपेट में आने से गई थी। इस हादसे में नदिया के पार के पॉपुलर एक्टर इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सहित अपनी जान गंवा बैठे थे, जो हादसे वाले दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 से ही इंडिया लौट रहे थे। जब इस खूंखार वारदात की खबर कनाडा और इंडिया तक पहुंची तो विक्टिम्स की फैमिलीज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी मरने वालों में आधे से ज्यादा लोगों की लाशें तक बरामद नहीं हो सकी थी, जिस वजह से उनके परिवार वाले उन्हें जिंदा तो क्या, उनकी डेड बॉडीज तक को नहीं पा सके थे, जिसका वो अंतिम संस्कार कर पाते। ये वर्ल्ड एविएशन हिस्ट्री के सबसे पहले टेरर अटैक्स में से एक था, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के तुरंत बाद इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी। इस घटना के करीब 1 घंटे पहले टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पर भी एयर इंडिया की फ्लाइट 301 के बैगेज कार्गो में बॉम्ब धमाका हुआ था। इसलिए दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर देखा गया तो दोनों ही इंसिडेंट्स में काफी सिमिलैरिटीज निकलकर सामने आई। दोनों ही फ्लाइट्स को निशाना बनाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लिया गया था, जिनका इस्तेमाल केवल एक्सप्लोजिव से भरे बैगेज को एयर इंडिया की फ्लाइट्स में पहुंचाने के लिए किया गया था। CSIS के एजेंट रे कॉब्जी को जब इस बॉम्बिंग के बारे में पता लगा तो उसके मुंह से यही निकला था कि यह तलविंदर परमार का ही कारनामा है। CSIS के पास तलविंदर परमार और उसके साथियों के बीच बॉम्ब बनाने से लेकर प्लेन का टिकट्स बुक करने तक की बातचीतों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। लेकिन फिर भी हैरानी की बात थी कि इस घटना के कई साल बाद भी इसमें शामिल दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका था। इस बॉम्बिंग में 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे, लेकिन फिर भी कैनेडियन अथॉरिटीज ने कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बजाय सबूतों को इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली तोड़ा मरोड़ा। उनके पास जो ओरिजिनल पंजाबी में कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर उनको डिलीट कर दिया था, जिस कारण कोर्ट ने इसे सफिशिएंट प्रूफ नहीं माना। पुलिस ने तलविंदर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा से जुड़े कई लोगों के खिलाफ केस जरूर दर्ज किया, लेकिन इसमें से किसी एक को भी जेल नहीं भेजा। हद तो तब हो गई जब 1 साल बाद 29 अप्रैल 1986 को कोर्ट की गवाही में इंदरजीत सिंह रियात ने माना कि उसके पास एक्सप्लोजिव मटेरियल था, लेकिन फिर भी उसे केवल $2000 का फाइन लगाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए अपने परिवार समेत ब्रिटेन में जाकर बस गया, लेकिन जापान में हुए बॉम्ब धमाके के एविडेंसेस जापान पुलिस के पास थे। इस कारण वहां 2 लोगों की हत्या के जुर्म में रियात को अरेस्ट कर कनाडा वापस लाया गया, जहां उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस पूरे अटैक के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को अरेस्ट तो किया गया, लेकिन एविडेंस की कमी का बहाना करके उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान चला गया और वहां से साल 1992 में एक बार फिर पंजाब लौट आया। उसका गुमान था कि वो सैकड़ों लोगों की जान लेकर पंजाब में शांति से रह लेगा, लेकिन पंजाब घुसते ही पुलिस उसके पीछे लग गई और एक दिन पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर कर मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने ही उसे अपना मानने से इनकार कर दिया और उस पर भारत का सीक्रेट एजेंट होने का आरोप लगाया। कनाडा के खालिस्तानियों का कहना था कि तलविंदर परमार ने इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर प्लेन गिराने की साजिश रची थी, ताकि इंडिया में चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट को खत्म किया जा सके। इस घटना के करीब 15 साल बीत जाने के बाद साल 2000 में कैनेडियन पुलिस ने अजैब सिंह बागरी और रिपु दमन सिंह मलिक पर केस दर्ज किया, जो इस बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे। कनाडा में यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि इसे एयर इंडिया ट्रायल का नाम दिया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ढीली और विटनेसेस के लिए खतरों से भरी थी। केस के दौरान एक विटनेस की हत्या कर दी गई, जबकि एक विटनेस को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अलग कोर्ट रूम बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने एविडेंस की कमी का बहाना देकर बागरी और मलिक को रिहा कर दिया।
वही रियाद को एयर इंडिया 182 बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में अलग से 5 साल और फिर 2010 में कोर्ट में झूठ बोलने के लिए 9 साल की सजा सुनाई गई। हमले वाले दिन एक्सप्लोजिव से भरे बैग पहुंचाने वाले दोनों शख्स एम सिंह और एल सिंह के बारे में कैनेडियन पुलिस आज तक कुछ पता नहीं लगा पाई और वो दोनों मुजरिम कनाडा में खुली सांस लेते रहे। काफी सालों बाद भी इतने बड़े हादसे में कोई बड़ी कार्रवाई ना करने की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट की चौतरफा आलोचना हो रही थी। विक्टिम्स के परिवार वाले सड़कों पर उतर आए थे और सरकार से इसकी सुनवाई पब्लिक में करवाने की मांग कर रहे थे। भारी दबाव के बीच 2006 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन मेजर के नेतृत्व में एक कमीशन बनाई और एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग की जांच के लिए पब्लिक इंक्वायरी के आदेश दिए। जॉन मेजर कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि इस हमले के मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार और उसके साथियों को CSIS के एजेंट्स ने जंगल में बॉम्ब की टेस्टिंग करते देखा था, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी थी। CSIS को बॉम्ब बनाने से लेकर प्लेन में टिकट्स बुक करवाने तक की खबर थी, लेकिन फिर भी ना तो उन्होंने इस वारदात को होने से रोका और ना ही बाद में कल्प्रिट्स को पनिश किया। इस कमीशन की इंक्वायरी ने कैनेडियन गवर्नमेंट और उसकी सभी जांच एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी थी। भारत में भी इस हमले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कृपाल कमीशन बनाई गई थी, जिसमें पता चला कि इस बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड तलविंदर परमार ही था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग की इन्वेस्टिगेशन को कैनेडियन गवर्नमेंट ने 20 साल से भी ज्यादा खींचा और इस पर 130 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स खर्च किए, लेकिन इतनी महंगी और लंबी जांच के बावजूद 329 लोगों के कातिलों में से केवल एक शख्स रियाद को ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सका और वो भी 2017 में रिहा हो गया। उसके अलावा सभी कातिल आज भी खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं।